नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए कहानी काबुली वाला सुनते हैं। यह कहानी अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं के लिए जानी जाती है। मन को छू लेने वाली और भावुक कर देने वाली उनके सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही मन को छू लेने वाली क्लासिकल हिंदी कहानियाँ लेके आते रहते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। मेरी 5 बरस की छोटी लड़की मिनी क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रह सकती। जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 साल ही लगाया होगा। उसके बाद जब तक वह जगी रहती, अपना 1 मिनट का समय भी मौन में नहीं नष्ट करती। उसकी माँ अक्सर डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का चुप रहना मुझे इतना अस्वाभाविक लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि मेरे साथ वह कुछ ज़्यादा उत्साहित से ही बातचीत किया करती है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद को लिखना शुरू ही किया था कि मिनी आ गई और बोलने लगी। बाबूजी, रामदयाल दरबार है ना, वो काका को कौवा कहता था। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की भिन्नता के बारे में मेरे कुछ कहने के पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ की बकवास बहुत करता है ना, खाली बकबक किया करता है, रात दिन बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय जानने के लिए जरा भी इंतजार न करके वह चट से बड़े नरम स्वर में एक जटिल सवाल पूछ बैठी। अच्छा बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा शाली, और मुंह से बोला मिनी, तू जाकर भोले के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम है। अच्छा। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन मटकन दहिया चटकन खेलना शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के 17वें परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के ऊंचे झरोखे से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सहसा मिनी अटकन बटकन खेलना छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मेले कुचले ढीले कपड़े पहने, सिर पर शफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाकर, हाथ में 2-4 अंगूर की पिटारियाँ लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर बेटी के मन में कैसा भावो उदय हुआ यह बताना कठिन है। उसने जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे में लटकाए एक आफत सिर पर आ खड़ी होगी और मेरा 17वां परिच्छेद आज भी पूरा होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी ने चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और वह मकान की तरफ आने लगा, तो ही मिनी जानबूझकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोले के अंदर तलाश करने पर उसकी जैसे और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल जाएगी। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की हालत अत्यंत संकटपूर्ण है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सामान खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमा रक्षा इत्यादि विषयों में गन शब्द होने लगी। सामान खरीदा गया। उसके बाद मैंने उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमा रक्षा इत्यादि विषय में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते वक्त उसने अपनी खिचड़ी भाषा में मुझसे पूछा,
बाबू साहब, आपकी बिटिया कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से मैंने उसे भीतर से बुला लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुंह और झोली के तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकालकर मिनी को देना चाहा, परंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वह दूने संदेश के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। अचानक देखता हूँ कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ ध्यान से सब सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना मातामत भी खिचड़ी की भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में बाबूजी के अलावा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दिया? अब मत देना। यह कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। घर लौटकर मैंने देखा कि मेरी उस अठन्नी ने बड़ा ही भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए मिनी से पूछ रही है, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से? बता। मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दी है। मैंने आकर मिनी की उस आसन विपत्ति से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। पता चला कि उस काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो, ऐसी बात नहीं है। इस बीच वह रोज़ आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी से छोटे से हृदय पर उसने काफ़ी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मौजूद है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। उसके परिहास का मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे इन दोनों को जरा विशेष कौतुक होता, अलग और लगता। शरद ऋतु के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता। उनमें और भी एक आधा बात सामान्य तौर पर होती थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा, हमारे यहाँ की लड़कियाँ जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित होती है, किंतु हम लोग जरा कुछ नए ज़माने के होने के कारण छोटी सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञान नहीं बना सके थे। इसीलिए रहमत का अनुरोध वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी। फिर भी किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुराल के लिए अपना ज़बरदस्त मोटा घुसा तानकर कहता, हम ससुराल को मारेंगे। यह सुनकर मिनी किसी ससुराल नाम परिचित जीव की दुर्व्यवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुँची। प्राचीन काल में इसी समय राजा महाराजा दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन पृथ्वी भर में घुमा करता है। यानी मैं अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूँ। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इसी तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी पर्वत वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा की बात कल्पना जाग उठती है। दूसरी तरफ मैंने ऐसा अस्थावर प्रवृत्ति हूँ कि अपना कोना छोड़कर घर से बाहर निकलने के नाम से मेरा शरीर कांपने लगता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे से कमरे में टेबल के सामने बैठकर
उस काबुली से बातें करके मैं बहुत कुछ भ्रम का आनंद ले लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुली का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों तरफ उबड़ खाबड़ जले हुए लाल रंग के ऊंचे दुर्गम पहाड़ है और रेगिस्तानी सकरा रास्ता, उस पर लदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है। साफ बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर है। कोई ऊँट पर सवार है तो कोई पैदल ही जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूक लिए हुए हैं। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ का स्वभाव बड़ा शंकालु है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ नहीं कि उसने मान लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उसकी समझ से यह दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर डकैत मतवाले शराबी सांप बाघ मलेरिया चूहा तिलचट्टे और गोरों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए फिर भी उसके मन का यह संशय दूर नहीं हुआ। खासकर रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझसे वह बार बार कहती रहती। जब मैं उसका संदेह हंसी में उड़ा देना चाहता था तो वह मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुली में गुलाम नहीं बेचे जाते? एक लंबे मोटे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल असंभव बात है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिल्कुल असंभव हो ऐसा तो नहीं, परंतु विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। इसीलिए मेरी पत्नी के मन में डर रह ही गया, लेकिन सिर्फ इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने मकान में आने से मैं मना नहीं कर सका। हर वर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपये वसूल करने के काम में बड़ा उद्ग्र रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिले ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा ही लगता है कि दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन शाम को हाजिर हो जाता। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोला झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। परंतु जब देखता हूँ कि मिनी काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हंसती हंसती दौड़ी आती है और दोनों अलग अलग उम्र के सब मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का रूप देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पहले 2-3 दिन से खूब जोरों से पड़ रहा था। जहाँ देखो वहाँ जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप टेबल के नीचे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गर्मी मुझे आनंद विभोर कर गई। करीब 8 बजे होंगे। सिर में ग्लूबंद लपेटे प्रातः भ्रमण करने वाले अपना भ्रमण समाप्त करके लोग अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ठीक उसी समय सड़क पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। देखता हूँ अपने उसे रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कौतूहली लड़कों का झुंड चला जा रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें वह देने से नट गया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसको भोंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह के आश्रवत गालियाँ सुना रहा था। इतने में काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में
कौतुक हास्य से प्रफुल्लित हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसीलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों में अभ्यस्त परिहास न चला। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सका है, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग जब अपने घर में बैठकर हमेशा की आदत से अनुसार नित्य का काम धंधे करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक दिन स्वाधीन पर्वतारोही पुरुष जेल की दीवार के अंदर बैठा कैसे साल पर साल बीता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी आई ही नहीं। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो और भी लाजवाब था। वह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सई के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे सखाओं के बदले एक के बाद एक उसकी सखियाँ जुटने लगी। और तो और अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ संबंध ही टूट गया है। कितने ही साल बीत गए, सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टी में सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ आफगानिस्तान मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने 100 का नोट निकाल कर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंक छाट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें खूब नाराज़ हुई। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्ण मंगल प्रकाश से हमारा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।